तो जो गंगा जी में ये इधर गंगा जी है। तो बीच में मैंने बताया था एक ट्रक गिर गया था। ट्रक का टायर पंचर हुआ था और वो ड्राइवर और क्लीनर टायर चेंज कर रहे थे, तभी लैंडस्लाइड हो गया था, पूरा ट्रक नीचे चला गया था। तो जब गिरा होगा तो ये इसकी अलग अलग इंजन वगैरह सब गिरे होंगे, या गिरने के बाद पानी की लहरों ने तोड़ दिया होगा। मात्र ये चेसी, थोड़ा बहुत आगे रेडिएटर और ये स्टेपनी जो नीचे लगी है, ये बरामद हुआ था जब खींच के निकाला गया था। पंजाब से गोताखोर बुलाए गए थे और तब ये ट्रक निकला था दोस्तों। यहीं पे डाल रखा है इसको, थोड़ा सा जहाँ गिरा था उससे थोड़ा सा आगे। दोस्तों अभी लौट रहा हूँ ऋषिकेश से फिजियोथेरेपी करा के। अब काफ़ी आराम हो गया, ऑलमोस्ट 95 या 90% आराम हो गया है। दर्द तो पहले से ही नहीं था, जो लिम्पिंग थी वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होगी, मतलब देख के मालूम नहीं चल रहा, लेकिन अंदर से मुझे मालूम है कि हाँ भाई थोड़ी सी है। तो अभी 3-4 दिन रोज़ जाऊँगा, लेकिन हालांकि इस रोड पे मुझे रोज़ जाना पड़ता है। तो ये 30 किलोमीटर है करीब, और इसमें गड्ढे बहुत सारे हो गए हैं बारिश में। तो एक बात मुझे याद आई, एक आदमी ने गुलाब के पेड़ की कलम लगाई। किसी ने बोला 1 महीने में बढ़िया सी लग जाएगी। 1 महीना हो गया, वो आदमी आया कि कलम लग गई होगी, बोला नहीं लगी अभी तक। बोले तुम्हें कैसे मालूम कि नहीं लगी? बोला मैं रोज उखाड़ के तो देखता हूँ। तो सीन वही है कि मैं रोज फिजियोथेरेपी कराता हूँ और ये गड्ढे उसे ठोक ठाक के बराबर कर देते हैं। लेकिन अभी इंदिरापुरम जाऊंगा तो वहां भी कराऊंगा, वहां ये गड्ढे नहीं है। उसके बाद मुझे जाना है सुंदरबन दोस्तों, 18th मॉर्निंग की फ्लाइट है सुंदरबन। तो वहाँ तो ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, वहाँ तो कोलकाता से जो सुंदरबन तक जाना है वहीं पे है। और 21st को वापस आऊँगा रात तक। उसके बाद फिर मैं फिजियोथेरेपी तो मैं अभी करा लूँगा, उसके बाद का तो नहीं पता मुझे, क्योंकि काफ़ी हद तक एक्सरसाइज मैंने सीख ली है तो खुद कर लेता हूँ। और उसके बाद फिर मेरा जाने का है स्पीति। अभी जाऊँगा अक्टूबर में, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ, क्योंकि वहाँ के मैंने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। सफारी ये मैंने दिखाया था, अभी आपको लौटते हुए फिर देखो आप। तो ट्रक यहाँ से आगे से ट्रक गिर गया था ना, अभी वो जगह आने वाली है, तो उस ट्रक को निकाल के यहीं पे खड़ा कर दिया है। इस जगह से गिरा था, देखिए आपको बिल्कुल सामने नदी दिख रही है। अगर कोई ना मोड़े तो सीधे ये जो आपको बिल्कुल सकरा सा दिख रहा है ना, यही एग्जैक्टली ये जगह थी। यहाँ से ट्रक नीचे गया था और वो लैंडस्लाइड यहाँ से आया था। ये देखिए ट्रक खड़ा था, वो टायर रिपेयर कर रहे थे और एकदम से पहाड़ आ गया। ड्राइवर क्लीनर दोनों चले गए ट्रक के साथ में, और जो लोग थोड़ा दूर खड़े थे, दूसरे ट्रक वाले या जो भी होंगे, वो बच गए थे। तो फिर मैं बता रहा था दोस्तों कि मैं स्पीति जाऊंगा, एक बार सब देख लूँ सारा सिस्टम, क्योंकि कभी मैं गया हूँ, लद्दाख तो गया हूँ लेकिन स्पीति कभी गया नहीं। किब्बर जाके और उसके बाद फिर बैक टू बैक विंटर्स में प्रोग्राम चलेंगे स्नो लेपर्ड वाले। तो ये देखिए गंगा जी का बहाव जबरदस्त है, लेकिन काफ़ी उतर गई है। उस दिन जो आपदा आई थी तो बहुत ऊंचाई पे थी, और उस आपदा में जो बह के लकड़ियाँ आई थी वो अभी भी पत्थरों में अटकी हुई थी। अभी मैं देख रहा था जब वो ब्रह्मपुरी वाला, वो गरुड़ चट्टी वाला पुल मैंने क्रॉस किया था, दिख रही थी वहाँ अटकी हुई है। किसी से बातचीत चल रही थी इंस्टाग्राम पे, तो उन्होंने बोला कि जब मैंने वो वीडियो डाला था तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि ये लकड़ी जो बहती हुई आई है आपदा की नहीं है, दुकानों की नहीं है, अवैध कटाई की है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया हिमाचल प्रदेश का, जहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ बह के आ रही थी, शायद जम्मू साइड भी आ रही थी। देखिए गड्ढे कितने सारे, धीमे कर लो नहीं तो पता चला गुलाब की कलम की जड़ उखड़ रही है। तो उन्होंने बताया कि ये देखिए झरना है,
उन्होंने बताया कि ये अवैध कटाई है। मैंने कहा नहीं, ये अवैध कटाई नहीं थी, ये आपदा ही थी। यहाँ इस साइड उत्तराखंड में अवैध कटाई बिल्कुल भी नहीं है कहीं। वो ऊपर पहाड़ों में वहाँ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि जो हिमाचल या जम्मू के जहाँ के सीन थे गलत थे, यहाँ पे है ही नहीं अवैध कटाई। ऊपर जहाँ से वो नदी आ रही थी वहाँ जंगल ही नहीं है, तो अवैध कटाई कहाँ से होगी? वहाँ तो ऑलमोस्ट ड्राइव से पहाड़ है, इसीलिए तो लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है लेकिन मतलब बहुत कम जंगल है। जहाँ जंगल ज़्यादा होते हैं वहाँ लैंडस्लाइड बहुत कम होता है। यहाँ जहाँ हम चल रहे हैं यहाँ जंगल है। ऐसा नहीं अभी आपको दिखाया कि ट्रक के लिए लैंडस्लाइड हो गया, लेकिन कम होता है, मैंने ये बताया। ये देखिए, अब इसमें जनरली पेड़ की जड़ पकड़ के रखती है। तो स्पीति के बाद फिर बहुत सारे अभी लोग बोल रहे हैं गुजरात आओ। बिल्कुल, अब तो गुजरात भी आऊँगा। मैंने दोस्तों कंफर्म पिछले वीडियो में दिखाया था कि मैं गुरखा देखने गया था। गुरखा जिमनी में बहुत दिन तक चली कश्मकश। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं गुरखा लूँगा। डिसाइड किया, मैंने बुक भी कर दी है, नवरात्रि में ले लूँगा। वो इसलिए डिसीजन लिया मैंने कि हाइट की वजह से अपनी। जिमनी में सिटिंग पोस्चर और गुरखा के पोस्चर में फ़र्क था, बस इसलिए लिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे, क्योंकि उस वीडियो में बहुत कमेंट आप पढ़ भी सकते हो, और ये कमेंट से बताते हैं कि सबको कितनी चिंता होती है मेरी। तो बहुतों ने लिखा कि देखो जिमनी के लिए, बहुतों ने लिखा कि अच्छी, नो डाउट अच्छी गाड़ी है। पहले तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि जिमनी ही लेनी है, क्योंकि कम पैसे में काम हो रहा था और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। और इसका जब ये पीठ का दर्द हुआ तब मैंने गुरखा का डिसाइड किया, क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई मुझे पर्सनली थार नहीं पसंद है, इस वजह से। तो तीन ही गाड़ी में अब क्या करूं भैया, क्या चाहते हो? थोड़ा दबाओ ना लेफ्ट, ये ऐसे ऐसे महारथी होते। इतनी चौड़ी जगह भाई साहब कि इसमें से टेम्पो ट्रैवलर निकल जाएगा, लेकिन वो भाई साहब चाह रहे थे कि मैं ये रेलिंग तोड़ के बाहर निकल जाऊं, वो डामर की सड़क ना छोड़े। लो अभी आए टेम्पो ट्रैवलर वाले भैया। तब आ जाते जब रास्ता था, अब कहाँ से आओगे? चलो, ये लेकिन हरिद्वार के हैं, ये शरीफ आदमी है। अबे सारे के सारे ही मुझे इधर खुदा है। एक चीज है, दिल्ली नंबर दे, बिल्कुल हमारी तरफ। हाँ, ये एक चीज है, दिल्ली नंबर देख के ऐसा दबाते हैं ना। हालांकि मैं अब अपनी नई गाड़ी का नंबर यहीं ऋषिकेश का ले रहा हूँ। पहले एक बार मुझे याद है, जब मैं नौकरी किया करता था तो हमारी कंपनी में जिसकी गाड़ियाँ लगती थी वो, तो उसका नाम था राजू। पुरानी दिल्ली में टैक्सी स्टैंड में था उसका राजू। वो पीपल के पेड़ के नीचे पार्किंग के सामने जो है, पुरानी दिल्ली स्टेशन के सामने कोने में, उधर नोवेल्टी सिनेमा की तरफ से जब कृष्णा क्लॉथ मार्केट की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ पे एक पीपल के पेड़ है, उसके नीचे अभी भी होगा शायद राजू। तो वो हमारे ऑफिस से जब पेमेंट वगैरह लेने आता था, बैठता था, तो गाड़ियों के बारे में भी बात करेगा। तो वो बोलता था कि दिल्ली नंबर गाड़ी को कोई नहीं रोकता पूरे देश में, हर कोई समझता है दिल्ली से कोई बहुत बड़ा अफसर जा रहा है, और ऐसा करके बोलता था उस टाइम। ये बात काफ़ी पुरानी है, 2002-3 के आसपास की बात है। अब राम जाने उस टाइम पे था कि नहीं था ऐसा। लेकिन अभी की कंडीशन ये है कि दोस्तों, दिल्ली नंबर गाड़ी को हर स्टेट में दबाते हैं इतना ज़्यादा। मैंने चाहे वो हरियाणा हो और उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, जहाँ देखो, पंजाब हो। मैं आपको बताऊं, हरियाणा में जब दमदमा लेक का मेरा अच्छा काम था, तो मतलब बाकी जगह करते कि नहीं करते मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो इंटीरियर्स में चले जाओ, दिल्ली नंबर, तब स्कॉर्पियो थी मेरे, दिल्ली नंबर, वो ऐसे हाथ से, मतलब ये नहीं कि छोटी गाड़ी बड़ी गाड़ी से कोई मतलब नहीं, आदमी इशारा कर रहा है साइड दबाओ, सड़क से उतारो। अब लोकल में आप एकदम गाँव में जाके किसी से पंगे तो नहीं करोगे, तो भाई ठीक है। यहाँ भी आप देख ही रहे हो नतीजा, दिल्ली नंबर देख के एकदम दबाएगा सामने। और बद्रीनाथ साइड की बात है, एक बार गाड़ी साइड जा रही है, वहाँ से वो माना गांव से कोई आ रहा है, उसने हाथ से इशारा कर रहा है साइड उतारो, साइड उतारो, एकदम ऐसे
और अपना कहाँ का बता रहा हूँ, हाँ पंजाब में तो भैया मैंने मनाली में कॉटेज चलाई है दोस्तों लीज पे। तब मेरा पंजाब बहुत आना, तब भी स्कॉर्पियो थी, बहुत आना जाना होता था। पुलिस ने पंजाब दिल्ली नंबर गाड़ी देखी, साइड में खड़ा करना है। अब ये क्या हुआ? और दिख रहा है भाई, दिख रहा है, ब्रेक है, लगा दिया। तो वो बस दिल्ली नंबर देखी, मतलब ऐसा होता ही नहीं था कि गाड़ी जा रही है और उन्होंने रोकनी नहीं है। तो बाकी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है इतने, मतलब कभी ये देख रहे हो आपके, अभी आपके सामने जहाँ रोड बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है वहाँ दिक्कत होती है। अब ये जो अभी आपके सामने हो रहा है ये बाई चांस है कि ऐसा हर गाड़ी में करते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत कई बार फील किया है। अभी दोस्तों एक बहुत बुरी खबर आई है अभी। अभी मैंने अपने स्टोरी चैनल पे एक सीरीज की थी ठाकुर दत्त जोशी जी की, कुमाऊं के खौफनाक आदमखोर। तो वो ठाकुर दत्त जोशी जी जिन्हें कि बोला जाता था मिनी कॉर्बेट, और किसी ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोलने लगते थे मिनी कॉर्बेट, उनको राज्यपाल थे मोतीलाल वोरा जी, जो कि पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मेरे बचपन में। वो जब उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे, तो ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता था, उत्तराखंड, तब उन्होंने उपाधि दी थी मिनी कॉर्बेट की। उन्होंने 71 मैन ईटर्स मारे थे या पकड़े थे। तो 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, अभी 1-2 दिन पहले ही। तो वो बचपन से ही उनका सामना होता था। जब वो बैल अपने चराने जाते थे तो गोविंदा और एक कुछ और नाम था बैल का, उनको लेके जाते थे ऐसे ही हाथ में डंडा लेके। एक दिन लेपर्ड ने अटैक कर दिया, तो पत्थर मार मार के उन्होंने भगाया। उससे उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि भाई किया जा सकता। बड़े होके फिर वो वन्य जीव रक्षक बने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उसके बाद फिर उनका निशाना अच्छा था। फिर उनको जब भी कोई मैन ईटर एक्टिव होता था, मोहान का एक मैन ईटर मारा था, लखनऊ में कुकरेल का मैन ईटर मारा था, कई सारे उन्होंने बताया 71 मारे, उसमें टाइगर भी थे, लेपर्ड भी थे। तो इसीलिए राज्यपाल ने उनको बोला था मिनी कॉर्बेट। और जब वो रिटायर हो गए थे उसके बावजूद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उनकी सेवाएं लेते रहे थे, चाहे वो सलाह मशवरा हो। और अभी 82 इयर्स की उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया है। और दूसरी बात क्या है दोस्तों कि वो अवेयरनेस बहुत फैलाते थे। सबसे बड़ी बात है कि गांव में सिर्फ वो उनको मारते नहीं थे कि टाइगर लेपर्ड को मारना है, जबकि वो बताते थे कि इनसे बचाव कैसे है। और दोस्तों अभी जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, अभी क्या हुआ साउथ में कहीं पे, मैं नाम भूल रहा हूँ, कुएं के अंदर, शायद केरला की बात है कि कर्नाटक, केरला की है मेरे ख्याल से, एक हाथी गिर गया कुएं के अंदर। फिर ग्रामीणों का जब उन्होंने घेर लिया भाई, तो ऑफिशियल्स आए, उन्होंने वादा किया, उन्होंने कहा भाई हाथी यहाँ इतना नुकसान कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने कहा हम सोलर फेंसिंग लगाएंगे। ये दोस्तों कुछ होने के बाद ही क्यों समझ में आता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये तो एक बेसिक सी चीज़ है कि सोलर फेंसिंग लगा के बचाव हो सकता है। कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन बचाव है। अगर आप छाता लगाते हो तो पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते, आपके पैर भीग जाते हैं, सिर भी बच जाता है। अगर हवा के थपेड़ों के साथ आ जाएगा तो आपका छाता उल्टा हो जाएगा। इसका ये मतलब नहीं कि आप छाता लगाना बंद कर दो। सोलर फेंसिंग भी वैसे बाइक का, ये ब्रेक इतने खतरनाक तरीके से लगे नहीं दोस्तों जितनी ये आवाज़ आई है, क्योंकि वहाँ पे पड़ी थी मिट्टी, तो टायर जो स्किड करता है वो था। तो आओ भाई, तुम आओ, तुम्हारी बड़ी गाड़ी है।
ये रोड बहुत ही ज़्यादा सक्रिय है दोस्तों, ये नीलकंठ वाली, और इसमें बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी होते हैं। और एक्सीडेंट जो होते हैं नो डाउट अनाड़ियों की वजह से होते हैं। वो होता क्या है कि डरते हैं लेफ्ट है। अब तो ये रेलिंग लग गई, पहले कोई रेलिंग नहीं थी यहाँ पे जब मैं पहले आया करता था। तो लोग क्या करते हैं, जैसे यहाँ जहाँ लोहे की रेलिंग नहीं है इस रास्ते में कई जगह पे ऐसा है, तो गाड़ी को ज़्यादा से ज़्यादा राइट में रखने की कोशिश करते हैं, और मोड़ में वहाँ से आ रही होती है तेज़ी की स्पीड से गाड़ी, ब्रेक मारते मारते, तो आपको पता ही मिट्टी विट्टी भी है, थोड़ा स्किड भी करती है गाड़ी, ठुक जाती है। मुझे तो किसी ने बताया था कि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी इंश्योरेंस भी इस रोड पे वैलिड नहीं होती। टेम्पो ट्रैवलर के लिए किसी ने बताया था। हालांकि मुझे तो बहुत सारे टेम्पो ट्रैवलर दिख रहे हैं आते हुए, लेकिन ये लोकल है। ये देखिए UK08 है, हरिद्वार का है। दिल्ली के बहुत सारे टेम्पो ट्रैवलर वाले इस रोड पे टेम्पो अपने भेजते नहीं है। उनका कहना है कि अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो क्लेम नहीं मिलता। सच है कि गलत है मुझे नहीं मालूम। ये देखिए देहरादून का UK07। जनरली आप देखो, मैंने नोटिस नहीं की बात, अब मैंने बोला है तो देखूंगा। खैर अभी वीकेंड भी नहीं है, तो दिल्ली के टेम्पो ट्रैवलर दिखते हैं कि नहीं दिखते देखूंगा। हालांकि मुझे तो लग रहा है कि मैंने कभी बसें देखी हैं यहाँ पे दिल्ली की। ये घट्टू गाड़ है दोस्तों, पूरा कैंपिंग का एरिया। एक टाइम पे मैंने पहले भी बताया शायद आपको, मैं ज़मीन खरीदने के लिए आया था यहाँ पे। ये बस भी देहरादून की है, UK07। केरला में जब हाथी गिर गया, उन्होंने बोला कि हम सोलर फेंसिंग लगाएंगे। ये सब तो गवर्नमेंट को आज दोस्त मैं बता रहा हूँ ना कि दोस्तों की अब बाकी जैसे प्लान बनते हैं ना, वैसे इसको बनाना चाहिए। और बहुत सस्ती चीज़ है, कोई महंगी चीज़ है नहीं, जबकि गवर्नमेंट तो महंगी चीज़ भी कर सकती है। लेकिन इसके बारे में ये नहीं कि अफसर आश्वासन दें, ये तो मिनिस्टर लेवल पे काम होना चाहिए। जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है ये कुछ इस लेवल पे हो रहा है। और मैंने किसी वीडियो में रिसेंटली बताया था कि 10 साल बाद जो चुनाव लड़े जाएंगे उसका मुद्दा होगा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। इसकी मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दूं कि जिस आधार पे मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, ये तुक्का नहीं है, एक स्टडी के आधार पे बोल रहा हूं कि आप बिहार में देखो, बिहार में नीलगाय मारने के लिए परमिट देती है गवर्नमेंट, और किसी ओह गाड़ी गिरी पड़ी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ गाड़ी गिरी पड़ी है। ये देखिए I-10 है। तो यहाँ से स्पीड में आए होंगे भाई साहब, और ऐसे सीधे जाके सीधे यहाँ जंप मारा है। इधर से तो आ सकते नहीं, ये पूरा पत्थर है, रेलिंग वगैरह है। तो ये यही हुआ है। यहाँ भी रेलिंग टूटी नहीं है, यहाँ भी नहीं टूटी है। तो एक ही तरीका है वहाँ जाने का कि वहाँ से आए, सीधे आए और ऐसे सीधे कूद गई गाड़ी। तो ये रोड दोस्तों तेज चलने के लिए तो है ही नहीं। यहाँ तेज तो आप चलो ही मत, अगर कभी आप आओ। इतनी सकरी रोड है, ऊपर से अंधे मोड़ बहुत सारे हैं। कोई भी गाड़ी स्पीड से आ रही होगी तो ब्रेक लगाने वक्त भी स्किड करेगी। मिट्टी इतनी पड़ी होती है, इतने कंकड़ पत्थर होते हैं। अब देखो आप, यहाँ पे रेलिंग नहीं है। अब यहाँ पे अगर ध्यान नहीं दिया, सीधे नीचे। अच्छा, रेलिंग क्यों नहीं लगाई? क्यों? नाला है, रपटा है, रेलिंग बचेगी नहीं। जब फोर्ट से पानी आएगा ना, तो अब यहाँ पूरे में इतने कंकड़ पत्थर पड़े हैं दोस्तों कि अगर ब्रेक मारा तो गाड़ी स्किड करेगी ही करेगी। अभी आप देख चुके हो कि हल्की सी स्किड की थी। तो सोलर फेंसिंग, हाँ बिहार का बता रहा था मैं आपको कि बिहार का परमिट दिए जाते हैं बिहार में नीलगाय मारने के। और किसी गवर्नमेंट की, चाहे किसी भी कोई भी पार्टी हो, अगर इस बात का विरोध करेगी कि हम परमिट नहीं देंगे नीलगाय मारने का, तो जो या लोकल प्रतिनिधि विधायक का चुनाव जो लड़ रहा है, अगर वो बोलेगा कि भाई हम परमिट नहीं देंगे मारने का, वो इलेक्शन हार जाएगा। क्योंकि लोगों की फसलों को चौपट करती है नीलगाय, और इसलिए वहाँ वो आश्वासन देते हैं। मुझे बिहार में और झारखंड में लोगों ने बताया है कि जनप्रतिनिधि आते हैं तो बोलते हैं, जब लोग बोलते हैं कि हम वोट देंगे, तो बोलते हैं हाँ हम मरवाएंगे नीलगाय। उस आधार पे उनको वोट मिलता है बिहार में। ये नीलगाय का मैटर है, जो कि फसल बर्बाद करती है, इंसानों की जान नहीं लेती है।
लेकिन यहाँ पे जो मैटर है वो टाइगर, हाथी, लेपर्ड, भालू, जो कि इंसानों की जान ले लेते हैं। और इस मैटर के चलते 10 साल बाद जब दोस्तों ये पॉलिटिकल पार्टीज या विधायक सांसद जब जमीन पर वादा करेंगे ना लोगों से कि हाँ हम मरवाएंगे, उस वक्त दोस्तों इंसान ही जीतेगा, जानवर हार जाएगा। तब जानवर की सुरक्षा करने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि वोटों की राजनीति हो जाएगी, वोट पावर आ जाएगी और उस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसका एक मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं दोस्तों आपको। एक राज्य का नाम मैं नहीं लूंगा, बेवजह कंट्रोवर्सी करने से कोई फायदा नहीं, एकदम फैक्ट है, मेरे पास सबूत है। कभी आप आमने सामने बैठोगे तो सबूत दिखा दूंगा मैं। इस पे नाम मुझे तो नाम मालूम है सब, मेरी मेमोरी अच्छी है मुझे, लेकिन मैं सिर्फ मुद्दा क्या मैं कहना चाहता हूँ वो किसी का नाम पॉइंट आउट करना, किसी पार्टी का नाम पॉइंट आउट करना मेरा उद्देश्य नहीं है, समस्या उजागर करना मेरा उद्देश्य है। एक राज्य में तेंदुआ आया, लेपर्ड। वहां के एक मंत्री ने बोल दिया कि हम इस तेंदुए को या तो मारेंगे या फिर हम पकड़ के इसको केज में बंद करके बाहर भेजेंगे। पहली बात तो मंत्री जी को पावर ही नहीं था बोलने का। ये पावर होता है चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पकड़ने का। वो मंत्री जी वन मंत्री भी नहीं थे। उसके बाद पहले मैं इस राज्य की बात कर दूं, फिर दूसरे राज्य पे भी आता हूं। उसके बाद अनर्थ तो तब हो गया दोस्तों जब उस राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, जो कि एक सीनियर IAFS ऑफिसर होते हैं, शायद उस प्रदेश के सबसे बड़े होते हैं। अगर हेड ऑफ द फॉरेस्ट फोर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी जगह NTC गाइडलाइन में PCCF या चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का ही जिक्र आता है। चाहे किसी टाइगर को मैन ईटर डिक्लेयर करने की रिक्वेस्ट भेजनी है, पकड़ना है, सब कुछ हर जगह। तो सीनियर IAFS ऑफिसर जिसने इतने साल DFO, कंजर्वेटर ऐसे पदों पे काम किया होता है, उसने क्या बोला कि लगता है ये तेंदुआ अपने झुंड से अलग हो गया है, इसलिए ये आ गया है। झुंड को इंग्लिश में पैक, हर्ड नहीं पैक, मतलब उन्होंने कहा इंग्लिश में बोला था कि लगता है कि ये तेंदुआ अपने पैक से अलग हो गया है, और इसलिए यहाँ पे आ गया है। एक बच्चा भी जानता है जो वाइल्ड लाइफ की बात करता है कि तेंदुआ सॉलिटरी एनिमल है, झुंड में नहीं रहते, पैक में नहीं रहते। पैक में भेड़िए रहते हैं, जंगली कुत्ते रहते हैं। ये सॉलिटरी एनिमल है, फीमेल के साथ मीटिंग के लिए आएगा। अगर कभी बच्चे हैं तो वो फीमेल के साथ 3-4 घूम रहे हैं, उसको पैक नहीं बोलते, फैमिली है वो। और एक किसी राज्य का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ये बात बोले तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट ऑफिसर बन गए तो आपको नॉलेज आ गया। बहुत सारे नॉलेज वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी हैं जो कि जिनको के अंदर पैशन है, जो कि जंगल से प्यार करते हैं। देखिए नौकरी अलग चीज़ है और प्यार करना अलग चीज़ है। एक तो ये कि आपका सिलेक्शन आपने हो गया, चलो IAFS में तो आप बैठोगे, आपको अगर चॉइस है, लेकिन आदमी जब रोजगार के लिए बैठता है तो IAS, IPS, UPSC और IAFS सब में बैठता है कि जहाँ लग चल जाए, क्योंकि थोड़ा सा कंपटीशन कम होता है IAFS में, क्योंकि इसमें सिर्फ जहाँ तक मेरी जानकारी है कि साइंस स्टूडेंट ही बैठ सकते हैं। मैं हालांकि साइंस, मैंने BSc बायोलॉजी करी है, लेकिन मैं इसमें नहीं बैठा था, मैं अपना स्टेट सिविल सर्विसेज उसी में कर रहा था। तो क्योंकि किसी ने मुझे बोल दिया था कि इसमें मैथमेटिक्स भी बहुत आती है, और मेरा तो मैथमेटिक्स से वही आंकड़ा है जो मेरा हाथियों के साथ है। तो वो मुद्दे की बात है कि हाँ, कि आप अगर ये सोचोगे कि भाई फॉरेस्ट ऑफिसर है तो उसको नॉलेज हो गई होगा, ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, लेकिन बहुत कम नॉलेज वाले फॉरेस्ट ऑफिसर्स भी हैं, जिसका कि नमूना आपने इस बात को सुन के अंदाज़ा लगा दिया कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने ऐसा बोला। और जो मैं बोल रहा हूँ ना दोस्तों, ये आपको पता है इतनी बड़ी बात, मेरा सब्जेक्ट लॉ है, इतनी बड़ी बात मैं बिना आधार के बोल नहीं सकता, पूरा सबूत है, ठीक है ना, अखबार में है, न्यूज। अबे भाई सब तुम क्या कर रहे हो? अब ये देख रहे हो दोस्तों, ये राइट से आ रहे हैं महाशय, एकदम इस रेलिंग से सट के आ रहे हैं। अब ऐसे में अगर ब्रेक न मारो ठुक जाए तो गलती कार वाले की है, बाइक वाले की गलती थोड़ी ना है, एकदम सट के आ रहा है। ये उस राज्य में बोला और बाद में पकड़ भी लिए गए तेंदुआ।
उसके बाद क्या था यार दिमाग, हाँ, एक राज्य में और हुआ। एक राज्य में क्या हुआ कि टाइगर आ गया और एक महिला की जान ले ली। ये ज़्यादा पुरानी घटना नहीं है। और उस वक्त मिनिस्टर, जो कि एक दूसरे डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, जिनका कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है, जब भीड़ ने, बस ये उस इलाके के थे जहां वो महिला पे हमला हुआ था, वो वहां के विधायक थे, अपने क्षेत्र में गए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस टाइगर को गोली मारेंगे। मिनिस्टर ने बोला, पहली मौत पे टाइगर ने एक इंसान को मारा है। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं, जब विरोध हुआ इस बात का, तो गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया कि नहीं मारेंगे, नहीं पकड़ेंगे। लेकिन 3 या 4 दिन के बाद वो टाइग्रेस मरी हुई पाई गई। जनता ने मार दिया कि क्या कर दिया, कोई उसके बारे में ज़्यादा स्पष्टीकरण आया नहीं। तो ये सारी बातें बताने का मैंने किसी राज्य का नाम नहीं लिया दोनों कंडीशन में, इसलिए कि मेरा पर्पस किसी को डिफेम करना नहीं है, समस्या की तरफ ध्यान करने के लिए। जब सबूत के साथ बात, पॉइंट्स के साथ बात रखी जाती है, तो थोड़ा सा उस पर ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं, इसलिए मैंने ये कहा। ये दोनों ऑथेंटिक हैं। बाद वाली घटना तो आप में से बहुत सारे समझ भी गए होंगे, रिसेंट की घटना है। पहले वाली भी जो ज़्यादा जानकारी रखते हैं समझ गए होंगे। कभी आप आओगे, रिजॉर्ट बैठोगे या सफारी विद विवेकोस्ती में, तो मैं बता दूंगा, इसमें नहीं बताऊंगा और विद प्रूफ बताऊंगा। तो मेरा ये सारा बताने का पर्पस था कि जब पब्लिक का एंगर होता है, तो जनप्रतिनिधि हमेशा बोलते हैं कि हाँ जी, टाइगर को या लेपर्ड को पकड़ लिया जाएगा या मार दिया जाएगा। जनता का गुस्सा एक बार अफसर झेल जाते हैं, क्योंकि उनकी नौकरी तो नौकरी है। जनप्रतिनिधि को जनता के गुस्से का सामना करेगा, तो उसका 5 साल बाद उसका विधायक या सांसद नहीं रह जाएगा। इसलिए वो हमेशा पब्लिक के फेवर की बात करेंगे, जानवर के फेवर की बात नहीं करेंगे। अगर ये चुनावी मुद्दा बन गया, तो जानवर हारेगा ही हारेगा। अब इसका सलूशन ये है दोस्तों कि आप क्या किया जाए, क्या केवल हम इस पे चर्चा ही करते रहें कि कोई सलूशन करें। अभी आपने देख लिया कि अफसरों ने बोला कि हाँ जी, हम सोलर फेंसिंग लगाएंगे। कब लगाएंगे? और वो हाथी, जिसके कुएं में हाथी गिरा, उनको मुआवजा दिया गया, क्योंकि उनका कुआं तोड़ना पड़ा। हाथी जिंदा निकल आया, बच गया। लेकिन क्या ये बात मालूम नहीं थी कि यहाँ पे जानवरों की मूवमेंट है? हाथी तो वहाँ बहुत ज़्यादा उत्पात मचा रहे हैं। सोलर फेंसिंग का पहले सोच लेना चाहिए था। हाथी गिरने के बाद बोला भी है, लगेगी कि नहीं लगेगी कुछ नहीं मालूम। अब जनता को क्या करना चाहिए दोस्तों? जैसे कि अभी यूपी में है, सीतापुर में अभी रिसेंटली टाइगर आया। ये वो इलाके हैं जहाँ जनरली टाइगर नहीं होता है। अभी एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले एक वो मिस्टर रवि दीक्षित की मृत्यु हुई थी। वो तो टाइगर के सारे सबूत भी मिले थे और उसको मुआवजा भी मिला था। लेकिन बाद में मैं किसी से चर्चा कर रहा था, बाद में एक मौत हुई। तो जो उन्होंने मुझे बताया कि डीएफओ ने शायद बोला है कि वहाँ पे टाइगर के पगमार्क नहीं मिले हैं और बॉडी पे भी ऐसे कोई निशान नहीं मिले हैं जो कि टाइगर के द्वारा लगे। मतलब मैं सुनी सुनाई बोल रहा हूँ, इसलिए इस बात को बहुत ज़्यादा आप अपने हिसाब से देखना जो मैं बोल रहा हूँ। मैं तो इसके पीछे की कहानी बताने के लिए उदाहरण दिया मैंने कि होता क्या है दोस्तों कि कई जगह पे क्या होता है, जहाँ टाइगर एक्टिव होते हैं वहाँ पर लोग अपने बदले निकालने लगते हैं टाइगर, लेपर्ड, भालू के नाम पे। एक बार अगर आपको याद होगा कि दिल्ली में काले बंदर का आतंक आया था, अफवाह थी, लेकिन उस टाइम पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी करी थी कि जिन लोगों की आपस में किसी से रंजिश है वो अकेले ना चलें, सुनसान जगह पे ना जाएं, क्योंकि हमला होने की संभावना हो सकती है। क्योंकि वो हमले का इल्जाम किसके ऊपर आएगा? काले बंदर पे। ऐसी जहाँ टाइगर का हमला हो रहा है वहाँ अगर किसी का मर्डर करके डाल दिया तो उनका इल्जाम जाएगा उसके ऊपर। ऐसा एक वेब सीरीज की हीरोइन है, मैं नाम उनसे बिना पूछे नहीं बोलता, और काफ़ी वो आती हैं सीरियल वगैरह में, तो मेरी सब्सक्राइबर हैं। उन्होंने कुछ, वो राइटर भी है, उन्होंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी, तो मुझसे सलाह मशवरा किया था, कई बार बातचीत चलती रहती है हमारी। तो उन्होंने बताया था, क्योंकि वो उत्तराखंड की रहने वाली हैं, उन्होंने बताया था कि उनके गांव में पुरानी घटना, जब हमारी चर्चा चल रही थी तो उन्होंने बताया कि ऐसा हुआ था। जो स्क्रिप्ट, मतलब हुआ नहीं था, सॉरी, वो स्क्रिप्ट में जो लिख रही थी, वेब सीरीज की स्क्रिप्ट लिख रही थी, तो उसमें मैंने 1-2 गलती उनको पॉइंट आउट करके बता दी थी। तो उन्होंने कहा था इसीलिए तो मैंने आपको फ़ोन किया था कि आप बता दोगे, ताकि रियलिस्टिक लगे। तो उसमें उन्होंने बताया था कि एक वो जो लिख रही थी, ज़्यादा ओपन नहीं करूँगा उनकी स्क्रिप्ट, लेकिन उसमें एक आदमी की काली बीवी होती है, गोरी बीवी होती है, तो काली से छुटकारा पाना चाहता है। उस टाइम पे वहाँ पे टाइगर का आतंक था, मतलब उत्तराखंड की लैंग्वेज में बोलते हैं बाघ लगा हुआ। बाघ लगा हुआ मतलब लेपर्ड होता है वो। तो
तो उन्होंने ये बोला कि बाघ लगा हुआ था, क्योंकि वो तो उसी परिवेश में कहानी लिख रही थी, तो उसने फेंक के मार दिया था कि उस लोगों से बोल दिया कि बाघ ने मार दिया इसे। तो इस तरह की घटनाएं बहुत होती हैं। एक तो आप सावधान रहें, जहां पर भी इस तरह की टाइगर की र्यूमर या असली खबर आ गई, आप ये समझ लो कि आपको सुनसान इलाके में अकेले नहीं जाना है, कुछ लोगों के साथ ही जाना है। क्योंकि अगर आपकी दुश्मनी है किसी से, अगर किसी से दुश्मनी नहीं तो आपको कोई क्यों ही मारेगा। तो वो कोई लूटपाट नहीं होती, वो सिर्फ मार के अपना ये होता है कि इल्जाम ना आए। तो सावधान रहें। दूसरी बात, गवर्नमेंट कब एक्शन लेगी, क्या करेगी, तो जितने हम कानून के दायरे के अंदर रहते हुए एक्शन ले सकते हैं वो हमें ले लेना चाहिए। और वो पहले दोस्तों लाइट जला दी जाए, आप लोग को नज़र नहीं आ रहा होगा, डिपर में ही जलाऊंगा। तो वो क्या बता रहा था, हाँ, जो कानून के दायरे में रहते हुए हम एक्शन ले सकते हैं वो हम ले लें। और वो एक्शन है कि आप जब अपने खेतों के पास जा रहे हैं, है ना, तो एक सिद्धांत बना लीजिए दोस्तों। आप इस खबर को आप स्प्रेड भी कर देना, एक आध मैं रील भी बना दूंगा इस बारे में, तो रील थोड़ी ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो जाती है। कि जिस इलाके में आपको लग गया एक बार है भाई टाइगर, तो आप जब जा रहे हो ना, तो एक गांव में पहले तो आप मीटिंग करो, जो भी प्रधान है या एक मीटिंग बुलाएं सबको, क्योंकि एक भीड़ तंत्र होता है एक दोस्तों, एक होता है आर्मी। आपने कभी देखा कि किसी भी पुल के ऊपर आर्मी को परेड करते हुए कदम ताल करके जाने की परमिशन नहीं होती है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि अगर कदम ताल करके जाएंगे तो पुल टूट जाएगा। एक ही उसको रेजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कि अगर एक ही आवृत्ति की ध्वनि आती है तो उससे टूट जाते हैं। 1850 में एक फ्रांस में टूट गया था, 200-250 सैनिक मर गए थे, वो पुल के ऊपर थे, कदम ताल करके जा रहे थे, पुल टूट गया। ऐसे ही 1831 में शायद इंग्लैंड में टूटा था, ऐसे कई पुल टूट चुके हैं। अब ये रूल कर दिया गया कि आपको मार्च पास नहीं, आपको जैसे भीड़ चलती है ना उसे आप चलना, अलग अलग कदम। तो आप समझ गए कि भीड़ तंत्र की कोई वैल्यू नहीं, भीड़ में कोई ताकत नहीं है, उसके कदमों में भी ताकत नहीं है। लेकिन अगर वही कदम सधे हुए हो जाए तो पुल भी तोड़ देते हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि जब आपके यहाँ लगेगा टाइगर, आपके यहाँ मैनीटर आया, टाइगर आया, लेपर्ड आया, तो आप क्या करोगे कि भीड़ लगा खड़े हो जाओ, गन्ने खेत घेर लिया। उसमें क्या होता है, कोई ना कोई घायल होता है, किसी ना किसी को लपकता है, और कोई आप मदद नहीं करते, उल्टा आप दुख परेशान ही करते हो। फॉरेस्ट वाले, पुलिस वाले सब बोल रहे होते हैं आप चले जाओ, जाते नहीं। इसी को भीड़ तंत्र को अगर आप ताकत में बदल दो, वो तरीका बता रहा हूँ। जहाँ जहाँ ये वीडियो जाए, आप प्रधान जो हैं वो एक मीटिंग बुलाएं, सबको एक सिस्टम समझाएं। सिस्टम क्या, कि जब आप अपने खेतों में जाओगे, रस्सी वस्सी है, कोई भी अपना एक तरीका बना लो निशानी का। आपको अगर कदम पग मार्क दिखते हैं तो आपका, अगर देखिए हर किसी के पास स्मार्टफोन नहीं होता कि व्हाट्सएप ग्रुप में करोगे, आप कॉल कर दो कि ठीक है, आप उस जगह पे एक रस्सी या फीता या कुछ भी सिस्टम बना लो बांधने का, उस जगह पे आप बांध दोगे। तो उससे क्या है, दूसरे आदमी को आपने नहीं बताया तब भी वो आपको वहां मालूम चल जाएगा यहाँ पे पग मार्क हैं। फिर आप खबर करो जो भी तरीके से, दूसरा आदमी अलर्ट हो जाएगा कि यहाँ पे ताजे पग मार्क हैं, क्या है। तो आप अपना काम, अपने खेत पे चले गए, आपको पग मार्क मिला, लेकिन आप वहाँ खड़े रह के बताओगे तो नहीं ना। और ये जब आप मुखिया प्रधान जो हैं मीटिंग बुलाएंगे, सबको मालूम है कि भाई इस तरह से अगर तुम्हें रस्सी बंधी, फीता बंधा या कुछ मिला, गन्ने के वो बंधे मिले, कुछ भी मिला, इसका मतलब समझ जाओ यहाँ टाइगर है, यहाँ पे वो है, उसका कुछ ना कुछ पग मार्क है। और अपना दूसरा सिस्टम क्या है कि जो बाकी सिस्टम तो पहले से बताया, लेकिन इससे क्या है कि एक दूसरे को अवेयरनेस आएगी। ये तरीका सुंदरबन में भी अपनाया जाता दोस्तों। जब टाइगर किसी को मारता है ना मैनीटर, तो वो नदी के किनारे ही होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि उसके विक्टिम के कपड़े खून से सने हुए वो पेड़ के ऊपर बांध देते हैं। तो जब दूसरी नाव निकलती है तो उसे मालूम रहता है बिना बताए कि यहाँ पर एक आदमी की जान गई है टाइगर के हमले में, तो वहाँ पे वो नहीं लगाते अपनी बोट किनारे पे। ये तरीका होता है। तो इस तरीके से अगर आप अपने खेतों में जहाँ आपको पग मार्क मिलेगा वहाँ बता दोगे। अब दूसरी बात क्या है दोस्तों, थोड़ा सा ये ज़्यादा डीप बात मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप कर पाओ, ये वाली पहली बात तो कोई भी कर सकता है। दूसरी बात ये है कि
उसके लिए तो खैर मैं नहीं बताना चाहता आपको। रीज़न क्या है ना, वो थोड़ा सा कानून के दायरे में रह के नहीं होगी, कानून के दायरे से बाहर निकल जाएगी, तो मैं ऐसा नहीं बताना चाहता आपको। वरना मैं आपको तरीका बता दूं कि रहने दूं। चलो अगले वीडियो में बताऊंगा, सोचूंगा इस बारे में, एक बार लीगलिटी चेक करूं कि ये चीज़ बताना ठीक है कि नहीं, लीगल है कि नहीं है, वरना वो बहुत अच्छा तरीका है। तो चलिए मैं अभी एंड करता हूं दोस्तों वीडियो को। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।